मार्शल की पुस्तक कब प्रकाशित हुई? मार्शल की परिभाषा को कौन सी परिभाषा के नाम से संबोधित किया जाता है? मार्शल की पुस्तक का क्या नाम था? मार्शल ने किस प्रकार से अर्थशास्त्र को परिभाषित किया और मार्शल की परिभाषा की क्या विशेषताएं थी? ये हमने सुना, ये हमने पढ़ा। इसके पश्चात अब ले रहे हैं कि मार्शल की परिभाषा को क्यों क्रिटिसाइज किया गया। यद्यपि एडम स्मिथ की परिभाषा को भी आलोचना का पात्र बनना पड़ा, उसके पश्चात मार्शल ने परिभाषा दी, लेकिन मार्शल की परिभाषा भी पूर्ण रूप से सही नहीं थी, उसके अंदर भी कुछ कमियां हैं। तो यहाँ पर मार्शल की परिभाषा की क्या आलोचनाएं की गई अन्य अर्थशास्त्रियों के द्वारा, इस चीज का अध्ययन करेंगे। नंबर 1, लिमिटेड एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स। मार्शल ने कल्याण प्रधान परिभाषाओं से अर्थशास्त्र के क्षेत्र को संकुचित कर दिया है, क्योंकि इसमें अनार्थिक, अभौतिक और असामाजिक क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जाता है। नंबर 2, डिस्टिंक्शन बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मानव की क्रियाओं को आर्थिक एवं अनार्थिक दो भागों में बांटना उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी क्रिया जो आज आर्थिक है वो कल अनार्थिक हो सकती है। जस्टिफिकेशन ऑफ मटेरियल एंड इमैटेरियल, यानी कि भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का वर्गीकरण उचित नहीं है। मानव कल्याण के लिए भौतिक वस्तुओं की ही नहीं अपितु अभौतिक वस्तुओं की भी आवश्यकता होती है। जैसे एक डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, इन सबकी सेवाएं अभौतिक होते हुए भी धन प्राप्ति का एक साधन है तथा भौतिक कल्याण को ये बढ़ाती हैं। भौतिक के साथ साथ अभौतिक का अध्ययन करना भी अनिवार्य हो जाता है। गन्स, लिकर एंड ड्रग्स may not promote welfare but they too are economic goods, यानी कि शराब, दवाइयाँ ये सभी वेलफेयर को प्रमोट नहीं करती हैं, लेकिन ये आर्थिक वस्तुएं हैं। अर्थशास्त्र का मानव कल्याण से संबंध स्थापित करना ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सी क्रियाएं ऐसी हैं जैसे शराब है या मादक पदार्थ हैं या बंदूक है। इन वस्तुओं का उत्पादन तथा उपभोग मानव कल्याण के हित में नहीं है, परंतु फिर भी उनका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है और उनका उत्पादन भी होता है। नो क्लियर क्लासिफिकेशन बिटवीन सोशल एंड नॉन सोशल एक्टिविटीज। मार्शल की परिभाषा की एक ये और कमी आती है कि उन्होंने अर्थशास्त्र को दो तत्वों में विभाजित कर दिया, सामाजिक और असामाजिक। मार्शल ने ये तो बता दिया कि सामाजिक और असामाजिक दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, लेकिन इसके अंतर्गत केवल समाज में रहने वाले व्यक्तियों का ही अध्ययन किया जाता है, ऐसा मार्शल ने माना। लेकिन अर्थशास्त्र के जो भी नियम हैं, वो सभी नियम उन व्यक्तियों के ऊपर भी लागू होते हैं जो समाज से बाहर रहते हैं। यानी मार्शल के अनुसार हम साधु, सन्यासी, चोर, डकैतों का इसके अंदर अध्ययन नहीं करते, क्योंकि उनकी क्रियाओं का यहाँ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन मार्शल का ऐसा सोचना गलत था, क्योंकि जो नियम अर्थशास्त्र के लिए बनाए गए हैं, सामाजिक व्यक्तियों के लिए बनाए गए हैं, वही नियम असामाजिक व्यक्तियों या चोर, साधु, सन्यासी, डकैतों सभी के ऊपर एक समान रूप से लागू होते हैं। जैसे उपयोगिता ह्रास नियम है या प्रतिस्थापन नियम है, सब्स्टिट्यूट लॉ या यूटिलिटी डिमिनिशिंग लॉ, ये हर व्यक्ति पर एक समान रूप से लागू होता है। जब हम किसी वस्तु की अनेकानेक इकाइयों का उपभोग करते चले जाते हैं, तो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता धीरे धीरे घटती चली जाती है। तो जो यह नियम एक सामाजिक व्यक्ति के ऊपर लागू हो रहा है, वही यह नियम चोर, साधु और सन्यासी के ऊपर भी लागू होगा। क्योंकि चोर है या साधु है या सन्यासी है, डकैत है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कितनी भी इकाइयों का उपभोग करता चला जाए, उसकी उपयोगिता कम नहीं होगी। नो क्लियर क्लासिफिकेशन बिटवीन ऑर्डिनरी एंड इनऑर्डिनरी। ये मार्शल ने एक अपनी परिभाषा के अंदर दो शब्द और प्रयोग किए, साधारण और असाधारण क्रियाएं। इन्होंने साधारण और असाधारण क्रियाओं के बीच में भी पूरी तरह से अंतर स्पष्ट नहीं किया है।
साधारण मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के साधारण व्यवसाय का अध्ययन करता है, लेकिन क्रियाओं को साधारण और असाधारण क्रियाओं में बांटना अनुचित है। असाधारण क्रियाएं कौन सी हैं और उनका अध्ययन अर्थशास्त्र में क्यों नहीं किया जाता है, इस बात का मार्शल के पास में कोई उत्तर नहीं था। रॉबिन्स ने इस बात की आलोचना करते हुए कहा है, अर्थशास्त्र में मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, चाहे उनका संबंध मानव कल्याण, साधारण व्यापार से हो, व्यवसाय से हो अथवा असाधारण व्यवसाय से। नंबर 7, इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, यानी अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है। उद्देश्य लक्ष्य अच्छे हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, परंतु मार्शल के अर्थशास्त्र में इसका कोई सरोकार नहीं है। यानी मार्शल ने इस बात से कोई भी मतलब नहीं रखा है कि जो मनुष्य के एंड्स हैं, लक्ष्य हैं या उद्देश्य हैं, वो अच्छे हैं या बुरे हैं। यह केवल वास्तविक विज्ञान यानी पॉजिटिव साइंस है, जो केवल वास्तविक स्थिति का ही अध्ययन करता है तथा अच्छाई अथवा वास्तविक अच्छा बुराई के विषय में कोई भी निर्णय नहीं लेता है। रॉबिन्स ने कहा है, अर्थशास्त्र का संबंध चाहे किसी से भी हो, इतना निश्चित है कि इसका संबंध भौतिक कल्याण के कारणों से नहीं होता है। तो इस प्रकार मार्शल की परिभाषा से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह परिभाषा संकीर्ण, वर्गात्मक तथा अनैतिक है, अवैज्ञानिक है और अभौतिकतावादी है। इसलिए प्रोफेसर मार्शल ने एवं उसके अनुयायियों की परिभाषा की आलोचना की और एक नई परिभाषा दी, जो उद्देश्यों की अपेक्षा साधनों की दुर्लभता यानी स्केर्सिटी ऑफ मीन्स पर अधिक जोर देती है। इसी व्याख्या अधिक तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक मानी जाती है, यानी जो स्केर्सिटी डेफिनेशंस हैं वो ज्यादा तर्कसंगत और वैज्ञानिक मानी गई है।